पिछले क्लास में हम सब संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पार्लियामेंट के अंतर्गत संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में चर्चा की है। पीठासीन अधिकारी के बारे में चर्चा किएंगे और पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो लोकसभा के अंतर्गत आ जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अंतर्गत कौन आते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जबकि राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं तो सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं सभापति और उपसभापति, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में पिछले क्लास में पूरा डिटेल से बताया गया है। आज के क्लास जो होगा वह यानी पिछले क्लास में लोकसभा के बारे में बता दिया गया। आज का क्लास जो है वह राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में किसके बारे में चर्चा करेंगे? राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा में बताया गया था एक सामयिक अध्यक्ष चुना जाता है। सामयिक अध्यक्ष क्या होता है, जो चर्चा कर दिया गया था। सामयिक अध्यक्ष उसे कहा जाता है जब लोकसभा के अध्यक्ष का जब चुनाव होने लगता है तो उस समय चुनाव होने वक्त जो पहले से अध्यक्ष होते हैं वह अंतिम बैठक तक वह अपना पद, मतलब जब तक नया अध्यक्ष चुने नहीं जाते हैं तब तक उसकी अध्यक्षता रहता है। लेकिन जब वो भी अध्यक्ष उस यानी अध्यक्ष के पद के लिए जब नामांकन कराते हैं या फिर अपना उस पद के लिए तैयार होते हैं तो एक अन्य अध्यक्ष कुछ समय के लिए बनाया जाता है, और जो कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है उसी को बोला गया सामयिक अध्यक्ष। और एक बताया गया था गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या हो गया था कि गणपूर्ति का अर्थ हो जाता है कि टोटल सीट, यानी लोकसभा में टोटल कितना सीट है? 543 सीट। और 543 सीट के अंतर्गत अगर जो उसका 10वां भाग ले आता है, यानी 10वां भाग वो अपना यानी लगभग 55 सीट ले आता है, तो उसे यानी 55 सीट से यानी 54 सीट से अगर जो ज्यादा है तो वह गणपूर्ति की यानी गणपूर्ति में वह भाग ले सकता है। गणपूर्ति के अंतर्गत वो नहीं है। यानी ये कब बताया गया था? तो जब लोकसभा के अध्यक्ष जब अध्यक्षता करती है तो अध्यक्षता करते वक्त यदि लोकसभा की अध्यक्षता करते वक्त अगर संसद की संख्या गणपूर्ति से कम हो, अर्थात 55 संसद यानी 54 संसद से अगर जो कम होता है तो उस अध्यक्षता या उस बैठक को वहीं पे स्थगन कर दिया जाता है, यानी स्थगन कर दिया जाता है। और जब स्थगन करने का मतलब क्या हो गया? गणपूर्ति वो पूरा नहीं करने के कारण से लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये शक्ति है कि उस बैठक को रद्द कर सकते हैं, वो बैठक को रद्द कर सकते हैं। अब इसी में बताया गया था लोकसभा के अंतर्गत एक और पैनल बनाया जाता है जिसे सभापति का पैनल कहा जाता है, जिसे सभापति का पैनल कहा जाता है। और सभापति के पैनल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्पीकर आते हैं, डिप्टी स्पीकर आते हैं और 10 अन्य चेयरपर्सन होता है। 10 अन्य चेयरपर्सन होता है। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज का क्लास जो हमारा होगा वह किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम सब राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पूरी फुल्ली तरीका से चर्चा कर दिया गया है, और आज का क्लास हम सब जो करने जा रहे हैं वह राज्यसभा। और राज्यसभा के अंतर्गत किसके किसके बारे में आज चर्चा करेंगे? तो सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब समझते हैं राज्यसभा क्या है इसके बारे में। तो राज्यसभा क्या है इसकी तो चर्चा पिछले क्लास में किया गया था। यानी राज्यसभा क्या होता है? जब विधानसभा से यानी कुछ सीट ऐसी होती है जिसमें संसद की तो डायरेक्ट चुनाव होती है, संसद की डायरेक्ट चुनाव होती है, लेकिन कुछ सीट ऐसी होती है जिसमें कि विधानसभा से, अर्थात किसी भी राज्य के जो विधानसभा होता है
उससे कुछ व्यक्ति को चुना जाता है, यानी निर्वाचन किया जाता है। और किसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है? तो विधायकों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यानी उस विधायक, उस जो मतदान जो होता है, निर्वाचन जब होता है, तो उस मतदान में कौन भाग लेते हैं? तो विधायक, यानी विधानसभा से चुने जाते हैं। और जो विधानसभा से चुने जाते हैं उसी को क्या बोला गया है? राज्यसभा। यानी उससे जो मेंबर चुना जाएगा उसको राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। अब सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा संसद की ऊपरी सदन कहा जाता है। इसे राज्यसभा का क्या बोला जाता है? ऊपरी सदन। राज्यसभा को सदन का ऊपरी सदन कहा जाता है। और ऊपरी सदन जिसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 245 सदस्य। और 245 सदस्य में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और जो मनोनीत किया जाता है वह किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, सामाजिक ज्ञानता के यानी सामाजिक अनुभव के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के जो भी यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी हो, या फिर वैसी व्यक्ति को चुना जाता है जो कि राज्यसभा में अच्छी अपना ज्ञान का रख सके, यानी ज्ञान के बारे में चर्चा कर सके, या फिर जिसको अच्छी जानकारी हो कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ये सभी को चुना जाता है। अब समझते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? ऊपरी सदन। इसमें टोटल कितने सदन यानी कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जो होता है उसे कहा जाता है सभापति और उपसभापति, यानी सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है? सभापति और उपसभापति। तो सभापति और उपसभापति कहा जाता है। और आगे समझते हैं यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति कहा जाता है, तथा इसके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह सभापति कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति, जिसे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है लोक यानी राज्यसभा के सदन का, राज्यसभा के सदन का, राज्यसभा के सदन के सभापति जो होता है, सभापति का जो पद होता है उस पे कौन सा व्यक्ति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा जो है संसद के ऊपरी सदन है। राज्यसभा क्या है? संसद का ऊपरी सदन है, जिसका पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का ही समान है। जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता करने यानी लोकसभा का जब बैठक होती है तो जो काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है वही काम राज्यसभा के यानी सभापति भी करते हैं। राज्यसभा के सभापति भी करते हैं, लेकिन दो काम जो होता है, दो कार्य जो है वह सभापति नहीं कर सकते। राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकते, वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। अब कौन सी दो काम है? तो पहले काम जो बोला गया है, पहले काम हमारा है लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक आया है, कोई भी विधेयक आया है तो वह धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय करने के काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का होता है।
ये काम राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते। और दूसरी काम जो बोला गया है, जो लोक यानी राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते हैं, वह संसद के संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होते हैं। कहने का मतलब वह लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वह संसद का जब संयुक्त बैठक होता है, और संयुक्त जब बैठक होता है तो उस बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह पीठासीन अधिकारी होता है, वहां पे सभापति अधिकारी नहीं होता है। तो ये दो काम जो होता है वो राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते। अध्यक्ष के विपरीत आप समझते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ अध्यक्ष का विपरीत, अध्यक्ष का विपरीत यानी लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा का जो सभापति होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष के समान सभापति भी पहली बार मत दे सकता है, पहली बार मत दे सकता है। कब दे सकता है मत? जब दोनों पक्ष यानी किसी भी जब विधि बनाया जा रहा है, यदि दोनों पक्ष समानता में हो, जब दोनों पक्ष समानता में यानी निर्णय बराबर पर हो, तो जब निर्णय बराबर पर होता है तो ये भी अपना मत कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राज्यसभा के सभापति भी अपना मत कर सकते हैं। जबकि पहले ही बता चुके हैं कि राज्यसभा के सभापति जो बनते हैं वह कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति। सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के सभापति का पदेन अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी पदेन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से, जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, अर्थात कहने का मतलब हुआ जब राज्यसभा के सभापति कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को जब हटाने की बात आ रहा है, हटाने की विचार जब चल रहा है, तो जब हटाने का विचार चल रहा है तो वह राज्य बोला गया है, तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब उपराष्ट्रपति को सभापति से हटाने की बात चल रहा है, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रहा है, तो उस समय ये पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और पीठासीन अधिकारी नहीं होगा तथा वह सभापति की अध्यक्षता तथा उस समय सभापति की अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता करेंगे उप सभापति की अनुपस्थिति में। कहने का अर्थ हुआ कौन, अगर जो मान लिया जाए उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति को जब हटाने की बात चल रही है तो उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो करेगा वह उप सभापति करेगा, उप सभापति करेगा, उप सभापति करेगा। और जब उप सभापति करेगा, और मान लिया जाए उप सभापति का पद भी अगर जो खाली हो या अनुपस्थित नहीं हो, अनुपस्थित नहीं हो अनुपस्थित नहीं हो, तो परिषद यानी संसद की प्रक्रिया के नियम लागू होंगे और अध्यक्षता के लिए उसी सदन से किसी एक सदस्य को चुना जाएगा।
एक सदस्य को चुना जाएगा। कहने का अर्थ हुआ, जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रहा हो, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रहा हो, तो हटाने की जब बात चल रही है तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपसभापति। कौन करेंगे? उपसभापति करेंगे। और मान लिया जाए उपसभापति भी अनुपस्थित है, उपसभापति भी अनुपस्थित है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वही सदन से, यानी सदन से किसी एक सदस्य को चुना जाएगा और वो व्यक्ति जो है वह इसकी अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता करेगा, वह सदन में अध्यक्षता करेगा। जब हटाने का विचार चल रहा हो, इसको उपराष्ट्रपति को यानी सभापति को हटाने की बात चल रहा हो, वह सदन में उपस्थित हो सकता है, उपस्थित रह सकता है, बोल भी सकता है, उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, सदन की कार्यवाही की हिस्सा में वह भाग भी ले सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता, लेकिन मत नहीं कर सकता है। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष में, यानी लोकसभा का जब अध्यक्ष के बारे में बताए थे तो बोला गया था कि पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प चल रहा। लोकसभा के अध्यक्ष में बोला गया था कि अगर जो पहली बार उसे हटाने की बात चल रही हो तो पहली बार वोटिंग कर सकता है, मत कर सकता है। दोबारा जब हटाने की बात आएगी तो वह मत नहीं करेगा। लेकिन राज्य के यानी राज्यसभा के सभापति के बारे में कहा जाता है कि यह कार्यवाही में भी भाग लेगा, बैठक में भी भाग लेगा, लेकिन मत नहीं करेगा, मत नहीं करेगा और मत नहीं करेगा। अध्यक्षता के तरह ही, लोकसभा के अध्यक्ष के तरह ही राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते का यानी भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ता जो होता है वह संसद निर्धारित करता है, उसी प्रकार राज्यसभा के सभापति होंगे, उसका वेतन भत्ते जो होगा वह कौन निर्धारित करेंगे? तो उसको निर्धारित करेगा संसद के द्वारा। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेंगे? संसद, जो कि भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। यानी सभापति का जो वेतन होगा, वेतन या भत्ता, वेतन या भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? तो संसद। और जब संसद निर्धारित करते हैं तो इसका जो वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? तो संचित निधि से, संचित निधि से। अब संचित निधि क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी संचित निधि मतलब यही समझिए कि जो भी धन जमा हुआ है सरकार के पास जमा हुआ, उसी से उसकी वेतन दिया जाएगा। वेतन हो या भत्ते हो, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। और जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का भी निर्धारित कौन करता है? संसद। उसी प्रकार अब आगे समझते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बोला गया सभापति जो होता है वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा अभी तक जो चल रहा था वह राज्यसभा के सभापति के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में। राज्यसभा के
सभापति का जब अगर जो हटाने की संकल्प चल रहा है तो बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। इसकी वेतन का भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? संसद के द्वारा। और कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि के द्वारा दिया जाएगा। और आगे बताया गया जब लोक यानी राज्यसभा के सभापति अगर जो उपस्थित नहीं हो, यानी किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो, या फिर लोकसभा के यानी राज्यसभा के सभापति अगर जो उपस्थित नहीं हो तो उसके स्थान पर उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे, यानी उप राष्ट्रपति करेंगे। और जब उपराष्ट्रपति करेंगे और उपराष्ट्रपति ही इसकी सभापति के पद पे होता है, उपराष्ट्रपति ही सभापति का पद पर होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अगर जो उपस्थित नहीं हो, संसद के पदेन सभा यानी राज्यसभा के सदन के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, या सभापति के पदेन अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत एक पद सभापति आ गया। सभापति क्या होता है? संसद के पीठासीन अधिकारी सभापति और उप सभापति होते हैं। अगर जो उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उप सभापति करेगा, उप सभापति करेगा। और उप सभापति भी अगर जो उपस्थित नहीं हो तो सदन से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा और वही व्यक्ति राज्यसभा के सदन यानी राज्यसभा का जो सदन है उसकी अध्यक्षता करेगा। अब आगे समझते हैं राज्यसभा के उप सभापति के बारे में, यानी राज्यसभा के सभापति के बारे में समझिए। अब उप सभापति उप सभापति के बारे में समझते हैं। राज्यसभा अपने सदस्य के बीच से स्वयं अपना उप सभापति चुनती है। क्या बोला गया? राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से ही स्वयं अपने से या अपना एक उप सभापति चुनता है, जिसका कारण यानी जिसके कारण से उप सभापति का स्थान यानी उप सभापति के स्थान रिक्त हो जाते हैं, तो अपने बीच से एक उप सभापति चुना जाता है। यानी अगर जो किसी यानी राज्यसभा का जो सदन होता है, जब राज्यसभा की सदन की कार्रवाई चल रही हो और उसमें उपराष्ट्रपति अगर जो उपस्थित नहीं हो तो कौन चुना जाएगा? उप सभापति चुना जाता है। अब उप सभापति चुना जाता है। अब निम्न कारणों से उसके पद रिक्त हो सकता है। क्या कारण है? यानी पद खाली होने का कारण क्या हो सकता है? तो राज्यसभा से सदस्यता समाप्त कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अर्थात कहने का अर्थ हुआ जब उप सभापति चुना गया है और उप सभापति जब चुना जाएगा राज्यसभा से और यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसे हटा दिया जाता है, यानी पद उस समय खाली हो जाता है। अपना जो इस्तीफा होता है वह सभापति को देता है, यानी इस्तीफा देने के बाद भी उसका पद खाली हो जाता है। और इस्तीफा वह किसे देते हैं? तो इस्तीफा जो है वह सभापति को देते हैं। उप सभापति अपने यानी अपने जो इस्तीफा होते हैं वह किसे देते हैं? एक तरह से यानी त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सभापति को देते हैं। जब सभापति का पद खाली होने पर उप सभापति कार्य करता है। जब सभापति का पद खाली होता है किसी कारणवश तो उप सभापति उसके कार्य करते हैं। किस रूप में करेंगे? तो सभापति के रूप में। और जब सभापति के रूप में करेंगे तो इसका मतलब वेतन भत्ता जो भी होगा वह जो सभापति को मिल रहा था वही उप सभापति को भी मिलेगा। उप सभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है,
अधीनस्थ नहीं होता, यानी उप सभापति जो होता है वह सभापति के अधीन बोला जाए तो अधीन नहीं होता है, वह लगभग बराबर का होता है, लगभग बराबर का होता है। आगे, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायित्व होता है, यानी उप सभापति जो होता है वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायित्व होता है, यानी जो भी हिसाब किताब या जो भी प्रश्न करना है तो उसको जवाब देने के लिए, यानी अगर जो राज्यसभा से किसी भी प्रकार का बात आया है तो उसको जवाब देना होगा। और सभापति के तरह बराबर बहुमत मत पर बराबर बहुमत पर वह मत कर सकते हैं। जिस प्रकार सभापति में बताया गया कि अगर मत बराबर हो जाए, यानी कोई भी विधि लाया गया है राज्यसभा में आया, यदि राज्यसभा में दोनों तरफ मत बराबर हो जाए, दोनों तरफ का मत बराबर हो जाए, और जब दोनों तरफ के मत जब बराबर हो जाता है तो फिर वह, यानी जो उप सभापति चुने गए थे सभापति के रूप में जब कार्य कर रहे हैं तो वह अपना मत कर सकता है। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करती है तो उप सभापति जो होता है एक साधारण व्यक्ति के तरह कार्य करता है, यानी साधारण जो सदस्य होते हैं उसके तरह ये कार्य करते हैं। अब समझते हैं वेतन और भत्ते। तो इसका भी वेतन और भत्ता, जो उप सभापति का वेतन और जो भत्ता होगा ये भी संसद ही निर्धारित करता है, यानी संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और जो भारत के संचित निधि से उसे दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये था राज्यसभा। तो राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? 245 सीट, और 245 सीट में टोटल कितने मनोनीत किया जाता है? तो 12 सीट जो होता है वह मनोनीत किया जाता है। तो अभी तक हमने राज्यसभा के बारे में समझे, यानी उसके सभापति उपसभापति के बारे में जाने, और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसका उपसभापति यानी सभापति होता है। अब आगे समझते हैं, अगला जो है हमारा टॉपिक है वह है संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय, उसकी चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वह संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय के बारे में अभी चर्चा करेंगे। बोला गया है यह संसद को चलाने वाला एक कार्यालय है, यानी संसद को चलाने के लिए एक प्रकार का ये एक ऑफिस है, एक प्रकार का यह क्या है? ऑफिस यानी कार्यालय है। और यानी संसद का सचिवालय क्या है? तो एक प्रकार का कार्यालय, और इसमें संसद के दोनों सदन की प्रक्रिया, आधिकारिक निर्णय और विचार यानी विधीय ज्ञान को संरक्षित रखा जाता है। ये एक कार्यालय है, एक प्रकार का ये एक ऑफिस है। इस ऑफिस में जो भी संसद के द्वारा निर्णय लिया जाता है या कोई भी काम होना है तो उसका जो कागज पत्र जो होगा वो आके यहाँ पे रखा जाता है, कार्यालय में रखा जाता है। उस कार्यालय का क्या नाम है? संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय यह एक स्वतंत्र कार्यालय है। कैसी कार्यालय है? तो यह एक स्वतंत्र कार्यालय है जो लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर ये काम करते हैं। इसका ये जो कार्यालय होता है वह किसके निगरानी में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के
अध्यक्ष के निगरानी में होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के निगरानी में कौन होता है? तो संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय, सचिवालय है क्या? एक कार्यालय, एक कार्यालय। और ये कार्यालय में क्या रखा जाता है? तो जो भी संसद से विभिन्न प्रकार के नियम कानून जो भी बनाया गया है उसका कॉपी या फिर उसका कागज जितने भी होते हैं वो यहाँ पे रखा जाता है। और इसकी जो मुख्यालय है यानी लोकसभा सचिवालय का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के संसद भवन में है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो इसकी मुख्यालय जो है वह संसद भवन में। संसद भवन कहाँ? संसद भवन, तो ये नई दिल्ली, नई दिल्ली। लोक यानी संसद का जो सचिवालय होता है वह किसके निगरानी में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के निगरानी में होता है। और ये क्या है? एक प्रकार का कार्यालय है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो भी निर्णय लिया गया, जो भी विधि बनाया गया उसकी कॉपी अर्थात उसकी कागज यहाँ पे रखा जाता है। अब इसका मुख्यालय क्या है? तो ये नई दिल्ली में है। और कहाँ पे? तो संसद भवन, संसद भवन में ही इसकी मुख्यालय है। आगे, संसद का सचिवालय जो है उसकी मुखिया जो होता है वह महासचिव होता है। इसका जो मुखिया, तो मुखिया जो होता है वह महासचिव होता है, महासचिव। संसद भवन का सचिवालय का जो मुखिया होता है वह महासचिव होता है। और महासचिव जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष अगर जो भी मांग है वह किससे मांग सकते हैं? तो लोकसभा के यानी महासचिव से मांगे, महासचिव से। विभिन्न प्रकार का जो भी प्रश्न करना होगा, विभिन्न प्रकार का जो भी कागज पत्र कहाँ रखा हुआ ना रखा हुआ, तो इसकी जानकारी वो कहाँ किससे लेंगे? तो महासचिव से लेंगे, महासचिव से। अब समझते हैं, अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखे हैं वो संसद से संबंधित टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि इससे पहले राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के बारे में जाने हैं। अब भी संसद के सचिवालय के बारे में जाने, संसद के सचिवालय के बारे में जाने। अब आगे की जानकारी जो होगा वह संसद के कुछ नेता पद होता है, यानी संसद के नेता पद जो होता है उसकी चर्चा करेंगे। संसद का जो नेता पद होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो आता है संसद का नेता पद जो होता है वो होता है संसद यानी सदन का नेता, सदन का नेता। पहला जो पद होता है वह सदन का नेता। अब समझते हैं सदन का नेता क्या होता है। पहला जो है वह सदन का नेता। अब सदन के नेता के बारे में समझते हैं। तो सदन का जो नेता होता है वह लोकसभा के नियमों के तहत सदन के नेता का अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री सदन के नेता का जिक्र किया गया। यानी सदन का नेता कौन होता है? यानी अगर जो सदन की नेता का अभिप्राय बोला जाए मतलब क्या है? तो वो है प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदन के नेता का जो जिक्र है वह हमारे संविधान में नहीं किया गया, हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया। और हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं करके बल्कि सदन का जो नियम प्रक्रिया का जो बुक है उसमें इसकी चर्चा किया गया। तो सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदन का नेता का मतलब कुछ ही हुआ तो बस प्रधानमंत्री।
इस पद की जो चर्चा है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन सदन का जो नियम है, नियम प्रक्रिया का जो बुक है, उसमें इसकी चर्चा किया गया, उसमें इसकी चर्चा किया गया। अब इसके कार्य के बारे में समझते हैं। तो बोला गया है सरकारी यानी काम काज यानी सरकारी काम काज की व्यक्त करना। कहने का मतलब हुआ कि सदन का जो नेता होता है वह जितने भी सरकारी कामकाज होगा उसको व्यवस्थित करना, उसको सजा के रखना, उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना। तो ये काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का, यानी सदन का जो नेता होता है उसका काम होता है। दूसरा, सम्मन और सत्रावसान, सम्मन और सत्रावसान के तारीख यानी तारीखों के लिए प्रस्ताव बनाना, यानी सत्र कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा इसकी तारीख का निश्चय कौन करता है? तो सदन का नेता करता है, सदन का नेता करता है। और जब सदन का नेता करता है तो अब आगे समझते हैं लोकसभा में कौन होता है और राज्यसभा में इसका काम क्या होता है। तो लोकसभा के सदन का जो नेता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। राज्यसभा में कौन होगा? तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। सदन का नेता कौन बनेगा? तो सदन का नेता का मतलब ही हुआ प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री है तो लोकसभा में तो प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, किसी व्यक्ति को वह मनोनीत कर देंगे, वो अपना मन से किसी व्यक्ति को वो सदन के नेता बना देंगे। लेकिन राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो मनोनीत किया जाएगा वही व्यक्ति होगा। अब इसका जिम्मेवारी क्या होता है? सदन के नेता का जिम्मेवारी क्या है? तो सदन का नेता का जो जिम्मेवारी होता है वह संसद में सरकारी जितने भी कामकाज है उसका जिम्मेवारी रखना। यानी सदन का नेता का काम है कि जो भी सरकारी कागज पत्र या काम काज जो भी हो उसको सही तरीका से व्यवस्थित करना। और उसी राज्यसभा में उसका काम क्या है? लोकसभा में तो उसको कामकाज को देखरेख करना है, जबकि राज्यसभा में कार्य संचालन पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी राज्यसभा में कोई भी कार्य चल रहा है तो उसको मतलब प्रभाव डालता है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जो है वह कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में नरेंद्र जो मोदी जो है वो हमारे यानी नरेंद्र मोदी जो है वो सदन के नेता है, सदन का नेता है। और जब सदन का नेता जब है और वही यानी राज्यसभा में किसको चुना गया है? तो राज्यसभा में जो चुना गया है वह है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा यह एक मंत्री है, यानी मंत्री के रूप में मंत्री है, उसे क्या चुना गया है? तो राज्यसभा के सदन की नेता। लोकसभा में कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये किसमें होता है? लोकसभा में। और राज्यसभा में कौन होता है? तो राज्यसभा में जो होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा जिसको नियुक्त किया जाएगा, जिसको चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और अभी जो है तत्काल में यानी कब चुना गया था? तो जून 2024 में, जून 2024 में किसको चुना गया? जेपी नड्डा को, जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा जो है हमारा राज्यसभा का सदन की नेता है, सदन की नेता है। इस तरह की कार्यकारी
अमेरिका में बहुमत नेता के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संविधान में इसकी चर्चा है, अमेरिका की संविधान में भी ये प्रक्रिया है, लेकिन वहां पे किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पे जाना जाता है बहुमत नेता। बहुमत नेता सेम काम होता है, जो भी प्रक्रिया सेम होता है, नाम सिर्फ भारत में उसको क्या बोलते हैं? सदन के नेता। और वही अमेरिका में जब इसकी चर्चा होती है तो इसको क्या बोला जाता है? बहुमत के नेता, यानी बहुमत नेता। लोक सेवा के प्रथम सदन यानी लोकसभा के प्रथम सदन के नेता जो बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी लोकसभा का प्रथम सदन का नेता जो बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला जो बने वह कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे? 2 अप्रैल 1952 में। जबकि राज्यसभा का सदन का नेता जो है वह प्रथम था तो एन गोपाल स्वामी। राज्यसभा का प्रथम जो था वह एन गोपाल स्वामी। राज्यसभा का प्रथम सदन का नेता कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी। अब आगे समझते हैं, ये सदन का नेता था, उसके बारे में समझें। अब समझते हैं विपक्ष नेता। विपक्ष के नेता या विपक्ष नेता बोल सकते हैं। तो विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता अब क्या होता है वो समझते हैं। विपक्ष के नेता किसे कहा जाता है उसके बारे में समझते हैं। सदन के दोनों में से एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्ष के नेता का मतलब हो गया वह एक प्रकार की आईना होता है, एक प्रकार की आईना होती है। जब सत्ता पक्ष वाले यानी जो सरकार चला रहे हैं, जिसकी बहुमत है, वह कोई भी काम अगर जो कर रहा है तो उसे सही या गलत बताने का काम कौन करते हैं? तो विपक्ष के नेता करते हैं। कहा जाता है कि विपक्ष जितना ज्यादा मजबूत रहेगा वह देश उतना आगे जाएगा। विपक्ष जितना ज्यादा समझदार रहेगा वह देश उतना आगे बढ़ेगा। यानी अगर जो विपक्ष अच्छी से है, विपक्ष अच्छा है, तो वह हर एक नियम कानून जो भी सत्ता पक्ष ला रहे हैं उस पर वो सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी सवाल जवाब कर सकते हैं। कहा जाता है 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में पहली बार विपक्ष नेता यानी विपक्ष नेता की मान्यता मिला कि विपक्ष नेता भी होना चाहिए, विपक्ष नेता भी होना चाहिए। इसकी मान्यता कब मिला? तो 1965 ईस्वी में। और जब 1965 ईस्वी में मिला, आगे कहा जाता है संसद अधिनियम 1977 के तहत, संसद अधिनियम 1977 के तहत, 1977 के तहत विपक्ष के नेता वही होगा
जो राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होगा। तो जब राज्यसभा हो या लोकसभा का सदस्य हो, विपक्ष का नेता वही बनेगा, या तो राज्यसभा का सदस्य, अगर जो राज्यसभा का विपक्ष का नेता बन रहा है तो वह राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का बन रहा है तो वह लोकसभा का सदस्य हो। जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हो और उस समय सरकार के विपक्ष में सर्वाधिक मत वाले नेता चुना जाता है। लोकसभा में अगर जो चर्चा किया जाए तो हमारा सरकार जो बना वह गठबंधन की सरकार बना, और जब गठबंधन की सरकार बना तो दो पार्टी मुख्य रूप से केंद्र में उभरे, एक यानी बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस, यही दो पार्टी मुख्य रूप से। तो बीजेपी जीत गया, बहुमत प्राप्त किया। तो जब बीजेपी जीता तो वो हुआ सत्ता पक्ष, वो क्या हुआ, सत्ता पक्ष। जबकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया, और जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया तो वो बन गया नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, यानी विपक्ष का नेता बनते हैं। और विपक्ष के नेता को फाइनल रूप से कौन क्लियर करेगा कि ये विपक्ष का नेता बनेगा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसकी मान्यता दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मान्यता दिया जाता है। आगे बोला गया, यदि समान बहुमत विपक्ष में प्राप्त, सत्ता पक्ष वाले अच्छा बहुमत लाया, जीत गया, लेकिन विपक्ष में दो पार्टी तीन पार्टी आपस में मिला था, कांग्रेस में दो चार पार्टी मिला, और मान लिया जाए दो पार्टी उसमें अगर जो बराबर बहुमत लिया तब तो कोई भी उसमें कहता कि हम नेता यानी विपक्ष का नेता बनेंगे तो हम बनेंगे। तो इसका जो फाइनल होगा, अगर जो बराबर बहुमत आया तो लोकसभा का अध्यक्ष ही फाइनल करेगा कि कौन बनेगा, यानी किसको चुनना है वह लोकसभा के अध्यक्ष ही निर्णय करेगा, और वह अंतिम निर्णय होगा, वह अंतिम निर्णय होगा। विपक्ष के लिए न्यूनतम बहुमत जो होता है वह गणपूर्ति से अधिक होनी चाहिए, यानी 10% से अधिक होना चाहिए, यानी जितना बहुमत है लोकसभा में या राज्यसभा में उसका 10वां भाग से ज्यादा होना चाहिए, 10वां भाग से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में कुल कितने सीट है, यानी लोकसभा में 543 सीट है, तो 543 का 10वां भाग मतलब 1/10। अब जब 10 से भाग देंगे तो लगभग 54.3 आता है, यानी इसको मान के चलते 55। विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 55 सीट लाना होगा, अगर जो 55 सीट से कम रहेगा तो वह विपक्ष का नेता नहीं होगा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। लोकसभा में 55 सीट होना चाहिए और राज्यसभा में कितना 245 सीट, तो 245 का 1/10 तो एक यानी 24.5 आ रहा है, तो लगभग 25 यानी 25 सीट लाना होगा। कितना सीट लाना होगा, 25 सीट। लोकसभा में 55, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सीट। आगे बोला गया है, सदन के नेता और विपक्ष के जो नेता, ये जो पद है वह हमारे संविधान में चर्चा नहीं किया गया, हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया, वह संसद यानी सदन के नियम के तहत बनाया जाता है, यानी सदन के नियम में चर्चा किया गया उसके तहत बनाया जाता है। तो ये था यानी सदन का नेता, विपक्ष के नेता, इसके बारे में जाने। लोकसभा में कितना सीट, 55। राज्यसभा में कितना सीट लाना होगा तब विपक्ष का नेता बनेगा, 25 सीट।
25 सीट मिलना चाहिए तो वो विपक्ष का नेता बन सकता है। अब एक होता है सचेतक। अब आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह सचेतक के बारे में चर्चा करेंगे। सचेतक क्या होता है? यानी सचेतक के बारे में जानेंगे। तो सचेतक का एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है बहिप्प। सचेतक या इसी का दूसरा नाम है बहिप्प। इसका चर्चा ना तो हमारे संविधान में किया गया है और ना ही सदन के नियम में इसकी चर्चा की गई। ना तो हमारे संविधान में चर्चा किया गया और ना ही संविधान यानी संसद के जो नियम है, सदन का जो नियम है उसमें इसकी चर्चा किया गया। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। ये जो पद होता है वह सरकार के द्वारा पहले से जो परंपरा चल रही है वही परंपराओं पर आधारित है। राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उसे संसद में अपनी बहिप्प रखते हैं। बहिप्प होता क्या है? तो चाहे सदन व लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसमें कोई भी पार्टी या कोई भी पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, वो अपनी मंत्री को या वो अपने सदस्य को सुव्यवस्थित तरीका से कहीं कोई दिक्कत ना आवे, आसानी से उसको समझा सके, उसके बीच में हमेशा रहे, वही एक व्यक्ति होता है। वही एक व्यक्ति होता है कि वो उसको क्या कहा जाता है? सचेतक। क्या कहते हैं उसको? सचेतक। यानी पूरी विपक्ष का हो या पक्ष का जितने भी सीट पर यानी जितने भी सदस्य हो, उसको आसानी भाषा से उसी के बीच में रहकर उसे समझाने की कोशिश करना और जो भी बैठक हो रहा है उसके बारे में उसे बताना। नहीं बोला गया चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, दोनों रखता है, दोनों बहिप्प रखता है। बहिप्प का अर्थ क्या होता है? तो बहिप्प का अर्थ संगठन बनाना। बहिप्प का अर्थ यहाँ पे हो गया संगठन बनाना, यानी सदस्य आपस में संगठित रहे, उसके लिए बहिप्प चुना जाता है। और जब बहिप्प जो होता है उसका काम क्या होता है? यानी विधायकों के या सांसदों के या किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, इसका मुख्य काम क्या होता है? अर्थात कोई भी बैठक हो रहा है तो उस बैठक में सभी लोगों को, चाहे वह विधायक हो या सांसद हो, उसे उस बैठक में पहुंचने के लिए उसे आह्वान करना, उसे बुलाना, वो किसका काम रहता है? सचेतक का काम रहता है। संसद अधिनियम 1998 के तहत हर वह पार्टी अपना सचेतक बना सकता है, सचेतक बना सकता है जो लोकसभा में 10% यानी गणपूर्ति बहुमत प्राप्त करता हो, यानी 10% से अधिक हो, यानी 55 सीट ला सकते हो, 55 सदस्य वो बना सकता है। कोई भी पार्टी हो, जब 55 सीट उसके पास है तो एक गणपूर्ति वो बना सकता है, गणपूर्ति बना सकता है लोकसभा में। और राज्यसभा में फिर 10% यानी 245 का 10%, तो कितना सीट? 25 सीट। जिसके पास 25 सीट है वह गणपूर्ति यानी सचेतक रख सकता है, सचेतक बना सकता है। सचेतक जो होता है वह सदन के सीधे उत्तरदायित्व होता है, सदन के सीधे उत्तरदायित्व होता है। अब इसका काम क्या होता है?
तो संसदीय यानी जो भी संसदीय कार्य पर सरकार को सलाह देने का काम तथा जितने भी सदस्य हैं उसके साथ घनिष्ठता बना के रखना। तो ये क्या होता है? सचेतक। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने विभिन्न टॉपिक पर चर्चा किए हैं। आगे की क्लास अगले क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।